बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 कार्बन सिलिकॉन एंड देयर कंपाउंड्स, कार्बन सीरीज़ का लास्ट टॉपिक यूजेस ऑफ कार्बन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हम कर रहे थे। इसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पार्ट 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, ख़ास तौर पर उसका एंड। कुछ बच्चों ने उसकी लेंथ देख के कि यार ये तो इतनी बड़ी वीडियो बन गई, अब इसको कौन देखेगा भाई, उसका एंड देख लीजिए, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा आपको। मैंने एटम बम कैसे बनता है, एटम बम काम कैसे करता है, जापान में एटम बम गिरे, जेम्स चैडविक ने एटम बम बनाने में क्या पेशरफ्त की, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई हैं जी। अगर नहीं देखा और एंड छोड़ दिया, अगर देखी भी वो वीडियो पार्ट 1 देखा भी, एंड छोड़ दिया, तो एंड देख लीजिए, काफ़ी आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन उसमें मिलेगी। अब पार्ट 2 के अंदर जो है वो हम कार्बन के यूजेस में कोल का जो है वो यूज़ देख लेते हैं। कोल, कोयले को कहते हैं, फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। फ्यूल के तौर पर, फ्यूल किसको कहा जाता है? एनीथिंग विच गिव्स यू हीट ऑन बर्निंग, विच गिव्स यू हीट ऑन बर्निंग, जलाने पे जो चीज़ आपको हीट दे उसको फ्यूल कहते हैं। तो गैस को जलाते हैं तो उससे भी हीट मिलती है आपको, कोयले को जलाते हैं उससे भी आपको हीट मिलती है, ऑयल को जलाते हैं उससे भी आपको हीट मिलती है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें। तो कलेक्टिवली ऐसी चीज़ों को जो हीट के सोर्स के तौर पर इस्तेमाल होती हैं उनको फ्यूल कहा जाता है। और अब आप कहेंगे सर गाड़ियों में जो पेट्रोल इस्तेमाल होता है हम तो उसको भी फ्यूल कहते हैं। तो भाई पेट्रोल जो है वो गाड़ियों के इंजन में जलता ही है, बर्न ही होता है, और उससे भी हीट ही मिलती है, और उसी हीट को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊँगा ना जब, तो आपको ये भी पता चलेगा कि ये गाड़ियों के इंजन जो है इनमें ये फ्यूल, ये पेट्रोल जो है किस तरह जल के चला कैसे रहा है इसको। ठीक है भाई, एज अ फ्यूल इसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं कहाँ कहाँ पर? होम, घरों में कोयले का इस्तेमाल हो रहा है, इंडस्ट्रीज के लेवल के ऊपर कोयले का इस्तेमाल हो रहा है। किस लिए? इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग, इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग स्टेशंस, यानी कि बिजली घरों में, पावर स्टेशंस या बिजली घरों में जहाँ पर बिजली बनाई जा रही है वहाँ पर भी कोयले का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये पिछली वीडियो में बता चुका हूँ तफसील के कोयले से आप क्या कर रहे हैं। आप पानी इसको जला के आप वाटर को बॉयल कर रहे हैं, उससे स्टीम ले रहे हैं, स्टीम से टरबाइन चल रहा है, टरबाइन से जनरेटर चल रहा है, उससे बिजली बन रही है। ये सारी तफसीलात पिछली वीडियो के एंड में मैं बता चुका हूँ। कोल हो गया। अब कोक को देख लीजिए, ये भी कार्बन की ही एक किस्म है। रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनको थोड़ा सा ब्रीफ मैंने बताया है कि इसके अंदर ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन हैं इसकी लास्ट के 2 पार्ट, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4, इसमें देखिए तो मैंने इसकी तफसील बताई है कि किस तरह कार्बन को जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट होते क्या है और इनका काम क्या होता है। इसके अलावा कोक का जो है वो इस्तेमाल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल्स को आप हासिल करते हैं फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स, इनके ऑक्साइड्स से, फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स का क्या मतलब है? ऑक्साइड्स किनको कहा जाता है? उनको कहा जाता है जिनमें ऑक्सीजन हो। वेरी सिंपल। जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये जो चीज़ है वो ऑक्साइड कहलाएगी क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मौजूद है। जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है उनको ऑक्साइड्स कहा जाता है। और ये ऑक्साइड्स ऐसे हैं जिनमें ऑक्सीजन के साथ जो है वो मेटल लगा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ जो है वो मेटल लगा हुआ है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम को अगर आप अलग करना चाहते हैं, ये मेटल है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अलग करना चाहते हैं, तो फिर कॉक का इस्तेमाल आप करेंगे तो इसकी मदद से आप आसानी से इस मेटल को जो है इससे अलग कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि यहाँ पर एक्सट्रैक्शन का वर्ड इस्तेमाल आ रहा है। एक्सट्रैक्ट करना, खोद के निकालना, अलग करना, ये दूसरा मतलब है इसका। ठीक है, क्योंकि सिर्फ
मैग्नीशियम ऑक्साइड से मतलब यहाँ पर यही नहीं है, इसकी तफसीलात मैं आगे बताऊँगा। जब मिनरल्स पढ़ाऊँगा, सिलिकॉन की बात आएगी, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ यही चीज़ नहीं है, सब कुछ और भी बहुत कुछ है। अच्छा, और कब ज़रूरत पड़ती है इस मेटल्स की? ये मेटल्स जो आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं मेटल ऑक्साइड्स में से, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, कब? जब आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं स्टील को, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील की तैयारी जो हो रही है उसमें कॉक का इस्तेमाल हो रहा है, आयरन की या स्टील की तैयारी में। ठीक है, आगे और क्या है, मिटा दूं इसको। चारकोल, इसको भी देख लीजिए। कोल हो गया, कोक हो गया, चारकोल ये भी कोयले की है एक किस्म है। इसमें दो कैटेगरीज आती हैं, वुड चारकोल और एनिमल चारकोल। इसको डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। डोमेस्टिक फ्यूल मतलब घर में जलाने के काम आता है ये। ठीक है, इसके अलावा ये एब्जॉर्बेंट का भी काम देता है। एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट क्या होता है? वो चीज़ें जो कि एब्जॉर्ब कर सकती हैं, एब्जॉर्ब कर सकती हैं किसको? गैसेस को। मास्क आप यूज़ कर रहे हैं, आजकल कोरोना का दौर रहा है, मास्क यूज़ कर रहे हैं, बाहर क्या है? धूल मट्टी है। ठीक है, बाहर क्या है? पॉइजनस गैसेस हैं, पोल्यूशन हो रही है ना, पॉइजनस गैसेस हैं। तो क्या होगा, इन मास्क की क्वालिटी क्या होती है? इन मास्क में पोर्स होते हैं। पोर्स मतलब छोटे छोटे से होल्स होते हैं, और उन होल्स में घुस के ये पॉइजनस गैसेस क्या होती हैं? फंस जाती हैं उन होल्स में, उन पोर्स में ये पॉइजनस गैसेस फंस जाती हैं। और क्या होती है? वो एयर साफ़ हो जाती है। वो एयर जो मास्क में से गुज़रती है, मास्क के इन पोर्स में से गुज़रती है, होल्स में से गुज़रती है, तो एयर में जो पॉइजनस गैसेस हैं वो तो फंस जाती हैं इन पोर्स में, और साफ़ हवा जो है वो मास्क से गुज़र के आपको मिलती है। ये इन मास्क का फ़ायदा है। ठीक है, अब ये जो मास्क, तो मैंने एक मिसाल देके आपको समझाने की कोशिश की है। मास्क में तो बेसिकली चारकोल का यूज़ नहीं हो रहा, क्योंकि चारकोल जो है इसके अंदर भी बहुत सारे पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए चारकोल को भी इस्तेमाल किया जाता है हीट एब्जॉर्बेंट के तौर पर। किस लिए चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है? एब्जॉर्बेंट के तौर पे, क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर सकें। एब्जॉर्ब का मतलब होता है जज्ब कर लेना उर्दू में। जैसे कि टिश्यू पेपर जो है वो पानी को क्या करता है? टिश्यू पेपर पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जज्ब कर लेता है, सक कर लेता है। बिल्कुल इसी तरह ये जो पॉइजनस गैसेस वगैरह हैं इनको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऐसी चीज़ें जो कि पॉइजनस गैसेस को एब्जॉर्ब कर लें, क्योंकि उन चीज़ों के अंदर पोर्स हैं, होल्स हैं, उनको एब्जॉर्बेंट कहा जाता है। और चारकोल जो है उसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल भी जो है वो क्या किया जाता है? एब्जॉर्बेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी ये जो एब्जॉर्बिंग पावर है चारकोल की, इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं आप। चारकोल की जो है वो एब्जॉर्बिंग पावर है, इसको इंक्रीज़ किया जा सकता है। कैसे? अगर आप पानी लें, पानी लेने के बाद क्या करें? एक बर्तन में पानी लें, इसको आप हीट दें। हीट देने पे क्या होगा? इसके वेपर्स बनेंगे, स्टीम में कन्वर्ट होगा। ये वाटर H2O किस में कन्वर्ट होगा? स्टीम में। स्टीम एक दूसरे बर्तन में ले लीजिए आप। स्टीम क्योंकि जो है वो गैस की ही एक शक्ल है, गैस तो नहीं है लेकिन गैस की शक्ल है। दूसरे बर्तन को आपने अच्छे से टाइटली बंद करना होगा, इस तरह का सिस्टम रखना है। ये स्टीम आ गई, अब इस स्टीम को आप हीट करें, इस स्टीम को हीट करें, और इसको हम कहते हैं सुपर हीटेड, यानी कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने इसको हीट करना है। सुपर हीटेड स्टीम आपको चाहिए। जब ये स्टीम सुपर हीटेड हो जाए तो इस चारकोल को इसके अंदर डाल दीजिए, तो इस चारकोल की जो एब्जॉर्बिंग पावर है वो बढ़ जाएगी। ठीक हो गया भाई? अच्छा, और क्या है और देख लेते हैं इसके अंदर। ये मिटा दूं।
इस किस्म का चारकोल, ये आपके एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है, इसलिए ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा। इस किस्म का चारकोल जिसको आप सुपर हीटेड स्टीम के साथ जो है वो रिएक्ट करवाएं, ट्रीट करवाएं। रिएक्ट का वर्ड तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि केमिकल रिएक्शन तो नहीं हो रहा, यहाँ ट्रीट का मैं वर्ड इस्तेमाल करूँगा। ऐसे चारकोल को जब आप ट्रीट करवाएं, किससे? सुपर हीटेड स्टीम के साथ, और फिर आप इसकी एब्जॉर्बिंग पावर बढ़ा दें। अब ये चारकोल जो है वो क्या कहलाएगा? एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल। इसी किस्म के जो है वो एंट्री टेस्ट में एमसीक्यूज आ जाते हैं, एग्जाम में एमसीक्यूज आ जाते हैं। फिर एनिमल चारकोल की बात आ रही है आगे। एनिमल चारकोल, ये शुरू में जो मैंने कार्बन के ऊपर वीडियोस बनाई थी उनमें तफसीलात बता चुका हूँ सारी। वुड चारकोल क्या है और एनिमल चारकोल क्या है। चीनी, शुगर जो है आपको पता है चाय में इस्तेमाल होती है, किस कलर की होती है? वाइट कलर की होती है। जब ये बनती है तो ये वाइट कलर की चीनी नहीं होती, ये ब्राउन कलर की चीनी होती है। शुगर फैक्ट्रीज़ में ये शुगर जो है वो किस कलर की होती है? ब्राउन कलर की होती है। इसको ब्राउन कलर से वाइट कलर में कन्वर्ट करने के लिए आप एनिमल चारकोल का इस्तेमाल करते हैं। एनिमल चारकोल जो है वो डी कलराइजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डी कलराइजिंग मतलब कलर किसी चीज़ का ख़त्म करना, उसको वाइट कर देना, डी कलर कर देना, ठीक है। इसके अलावा पेट्रोलियम जेली जो आप इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोलियम जेली, इसके साथ भी ऐसा ही मसला है। पेट्रोलियम जेली आप देखें बाज़ार से मिलती है, ये वाइट कलर की होती है, लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर ये वाइट कलर की नहीं होती, ये कलर्ड होती है। तो इसको वाइट कलर बनाने के लिए क्या किया जाता है? इसको भी एनिमल चारकोल से ट्रीट किया जाता है, तो उसके बाद इसका कलर उतर जाता है और ये वाइट कलर की हो जाती है। ठीक है भाई, मिटा दूँ? और क्या है इसके अंदर इंफॉर्मेशन? कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक जिसको सूत भी कहा जाता है, ये क्या होता है? हवा में उड़ने वाली जो कार्बन की डस्ट होती है, कार्बन डस्ट, ठीक है, कार्बन डस्ट। ये कैसे समझाऊँ आपको कि ये अगर आपको प्रिंटर यूज़ करने का इत्तेफाक हुआ हो, प्रिंटर आपके घर में हो, तो उसमें कार्ट्रिज लगी हुई होती है। मेरे पास तो है प्रिंटर, कार्ट्रिज होती है इतनी बड़ी सी, तो उसमें इंक होती है, इंक, जिसको टोनर भी कहा जाता है, टोनर। तो ये टोनर जो होता है ये लिक्विड नहीं होता, ये पाउडर फॉर्म में होता है। किस शक्ल में होता है? पाउडर फॉर्म में। एग्जैक्टली बड़ी अच्छी मिसाल है। जिन्होंने ये कार्ट्रिज, उनके घर में प्रिंटर है और इस कार्ट्रिज को निकाल के लेके जाते हैं, जाके कंप्यूटर वाले को देते हैं या प्रिंटर वाले को देते हैं, बोलते हैं भाई कार्ट्रिज जो है वो रीफ़िल कर दो, रीफ़िल, दोबारा भर के दे दो इसको। तो वो एक शॉपर निकालता है, उसमें पाउडर भरा हुआ होता है, वो पाउडर जो है वो इसके अंदर डाल देता है। इसी पाउडर को टोनर कहा जाता है। तो ये पाउडर्ड फॉर्म कार्बन होता है जो ब्लैक कलर का होता है, सूत भी इसको कहते हैं, और ये बड़ा डेंजरस किस्म का होता है। सांस के साथ चले जाए तो लंग्स का जनाजा निकाल देता है। और शदीद पोल्यूशन जहाँ होती है, इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर ये कार्बन ब्लैक जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा ये कार्बन ब्लैक आपको वहाँ भी नज़र आएगा, यहाँ पर ये बारबेक्यू के आइटम्स होते हैं, कोयला जलाया जाता है, वहाँ पर भी ये हवा में उड़ रहा होता है। बहरहाल ये कार्बन ब्लैक जो है वो सूत भी कहलाता है। इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है? रबर टायर्स में, रबड़ के जो टायर्स होते हैं उनमें फिलर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है रबड़ के टायर जो है वो किससे बने होते हैं? वो रबर के बने हुए होते हैं, लेकिन प्योर रबर नहीं होता, ठीक है। प्योर एक होता है प्योर रबर। तो रबर टायर्स जो होते हैं, रबर टायर्स, ये जब बनाए जाते हैं तो इसमें 40% जो है वो ये कार्बन ब्लैक जो है वो मिक्स कर दिया जाता है, किसके अंदर? रबर के अंदर। मतलब 40%
कार्बन ब्लैक होता है और 60% जो है वो रबर होता है। ये रबर के टायर जो होते हैं, इनमें आप मिसाल दे के समझा रहा हूँ, एग्जैक्ट तो मुझे परसेंटेज नहीं पता। तो 60% रबर लिया जाता है और 40% कार्बन ब्लैक इसमें मिक्स करके ये टायर बनाया जाता है। तो हम इसको कहते हैं कि कार्बन ब्लैक एज अ फिलर जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। ठीक हो गई भाई बात। इसके अलावा जो है वो इसका इस्तेमाल जो है वो टायर्स की, रबर के टायर्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, मजबूत करने के लिए रबर के टायर को, और हार्डनेस इसकी इंक्रीज करने के लिए। इसके अलावा ब्लैक शू पॉलिशेस जो हैं, ब्लैक शू पॉलिशेस, इनकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये कार्बन ब्लैक का इस्तेमाल किया जाता है। प्रिंटर्स की इंक में इस्तेमाल किया जाता है, मैंने अभी बताया प्रिंटर की इंक्स। ठीक है, नोट्स में डालते रहिए सारी की सारी चीज़ें। और टाइप राइटिंग पेपर्स, टाइप राइटिंग पेपर्स, टाइप राइटर्स का दौर तो अभी चला गया, पहले ये हुआ करते थे, मैंने टाइप राइटर पे काम भी किया है। वो टक 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 की आवाज़ें निकालते हैं। अगर देखना चाहते हैं टाइप राइटर को तो गूगल कर लीजिए, पेज भी आपको नज़र आ जाएगा जो इस्तेमाल होते हैं। अब तो ये काम बंद ही हो गया है दुनिया में अब, ठीक है, क्योंकि प्रिंटर आ चुके हैं, टाइप राइटर तो हैं ही नहीं। आखिरी टॉपिक हमारे पास ये कार्बन फाइबर्स का है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बता दूँ इसको। कार्बन फाइबर्स, फाइबर्स धागों को कहा जाता है, कार्बन फाइबर्स। फाइबर्स का वर्ड जहां भी आए समझ जाइएगा थ्रेड या धागे, थ्रेड या धागे, मतलब ऐसे धागे आप बनाने जा रहे हैं जो कि कार्बन से बने हुए हैं, कार्बन के धागे। अच्छा, ये जो है कैसे बनाते हैं ये कार्बन फाइबर्स जो है, इसके लिए आप क्या करेंगे, प्रोड्यूस बाय केयरफुली हीटिंग फाइबर्स ऑफ मटेरियल। मिसाल के तौर पर एक कोई भी मटेरियल है, कोई भी मटेरियल है जैसे कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक है, इसके पहले आप फाइबर्स बनाएंगे, प्लास्टिक के फाइबर्स बनाएंगे, किसी भी तरह इसको मेल्ट करके पिघला के आपने इसके धागे बनाए, इसके फाइबर्स बनाए। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एक है पॉलीप्रोपेनाइट्राइट, बड़ा मुश्किल नाम है, पॉलीप्रोपीन नाइट्राइट, पॉलीप्रोपीन नाइट्राइट, बड़ा मुश्किल नाम है भाई, पॉलीप्रोपीन नाइट्राइट। ये वो मटेरियल है जिसके आप क्या करेंगे, इसके आप फाइबर्स बनाएंगे। ठीक है, और फाइबर्स बनाने के बाद आप इसमें कार्बन का इस्तेमाल करेंगे। ज़रा बात को समझिएगा, ये वो मटेरियल है पॉलीप्रोपीन नाइट्राइट जिसके आप फाइबर्स बनाएंगे और उन फाइबर्स में ऐड करेंगे किसको, कार्बन को, कार्बन ब्लैक जो है इसको आप ऐड करेंगे। इसका प्रोसीजर क्या है, जस्ट 4 फाइबर्स ऑफ पॉलीप्रोपीनाइट टू फॉर्म कार्बन, यानी कि मिक्स कार्बन फाइबर टू प्लास्टिक्स टू मेक लाइट एंड स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग फाइबर। प्लास्टिक्स के साथ इसको मिक्स किया जाएगा। ठीक है, प्लास्टिक्स के साथ, और प्लास्टिक्स के साथ जब आप इन कार्बन के फाइबर्स को मिक्स करेंगे तो फिर क्या होगा, वो प्लास्टिक जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक बनेगा। प्लास्टिक की एक ऐसी क्वालिटी बनेगी जो कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की और मजबूत होगी। ठीक है भाई, यहाँ पर ये यूजेस ऑफ कार्बन ख़त्म हो चुके हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगला टॉपिक हमारा बहुत जानदार किस्म का है, इस पर बड़ी वीडियोज़ भी बन सकती है, पहले ही बता रहा हूँ आप लोगों को, सिलिकॉन का। लेकिन अगर सीखने आए हैं इस चैनल पे तो फिर तो आधे घंटे की वीडियो हो, घंटे की वीडियो हो, कोई परेशानी नहीं सर, आप सिखाए जाइए, बस हम सीखने के लिए आए। अगर रट्टे ही लगाने हो तो पेपर्स पड़े हुए हैं, रट्टे लेंगे बस। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।